हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम गुरुजी। हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें से फाइनल वाला हमारा टॉपिक कि यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। अब पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स किसको बोला जाता है कि जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम्स हो उसे बोला जाता है पॉलीहैलोजन कंपाउंड। सो लेट अस डिस्कस the uses and the effects of some polyhalogen compounds। तो पहला वाला हमारा कंपाउंड है जिसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। ये डाइक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम इसे बोला जाता है मिथिलीन डाइक्लोराइड और इसका फॉर्मूला है CH2Cl2। अब पहले हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ये कैसा होता है डाइक्लोरोमीथेन? ये कलरलेस होता है, उसके बाद ये वोलाटाइल लिक्विड है और इसका जो स्मेल है वो अरोमा टाइप स्मेल है, मतलब स्वीट स्मेल है, मिठाई जैसी सुगंध आती है इसकी। अब इसे सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। देखिए, सॉल्वेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉल्वेंट क्या करता है केमिकल रिएक्शंस में? जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं जैसे रिएजेंट और सबस्ट्रेट, उनको एक दूसरे के साथ जब वो घुल मिल जाएंगे तभी तो रिएक्शन बनेगी। वो एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आएंगे तभी तो रिएक्शन बनेगी। तो ये एज ए सॉल्वेंट का काम करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद उसका दूसरा यूज आएगा, ये प्रोपेलेंट के तौर पर हम एरोसोल्स में यूज करते हैं इसको। अब ये एरोसोल्स होते क्या है कि हमने कभी कभी स्प्रेज देखे, एरो स्प्रेज देखे। ये स्प्रे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मॉस्किटोज को किल करने में, या फिर डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम ये एरोसोल स्प्रेज यूज़ करते हैं। अब इसमें प्रोपेलेंट के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। प्रोपेलेंट क्या करता है? प्रोपेलेंट का मतलब क्या होता है? ये गैस के प्रोपेलेंट एक्चुअली होता क्या है कि हाईली प्रेशराइज्ड गैस होता है जो कि कैन में हमारे स्टोर किया होता है। तो वो हाईली प्रेशराइज्ड गैस जब प्रेशर हम रिलीज करेंगे तो वो बाहर आएगा लिक्विड के तौर पे। तो ये एरोसोल्स जो है वो डिसइंफेक्टेंट्स या फिर एंटीसेप्टिक, एज एंटीसेप्टिक उन्हें यूज़ किया जाता है। अब इसके इफेक्ट हम अगर देखें तो इफेक्ट क्या होता है? इसका ओवर एक्सपोजर, या अगर हमारे कांटेक्ट में आएगा डाइक्लोरोमीथेन ज़्यादा तौर पे, ज़्यादा पैमाने पे अगर हमारे कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा हमारे बॉडी पे? कौन से उसके इफेक्ट होंगे ये देखते हैं। तो पहला वाला इफेक्ट है डिजीनेस। अब डिजीनेस होता क्या है? डिजीनेस में सिर चक्कर आ जाती है, तो सिर चक्राना उसे बोलते हैं हम डिजीनेस। उसके बाद होता है नौसिया। नौसिया में क्या होता है? जी मचलना जिसको हम बोलते हैं उसे हम नौसिया बोलते हैं। फटीग, अब ये फटीग में क्या होता है? थकावट आ जाती है, थकान महसूस करते हैं हम। हेडेक तो हम सबको पता है, सिर में दर्द होता है। नम्बनेस, अब जैसे कि पूरी बॉडी सुन्न हो गई, हम सुन्न हो गए तो उसे बोलते हैं नम्बनेस। वीकनेस, और फाइनली अगर उसका कॉन्टैक्ट हमारे आंखों में अगर वो चला जाए, ये अगर डाइक्लोरोमीथेन अगर हमारे आंखों के कांटेक्ट में डायरेक्टली अगर वो आ जाए तो हमारे वो कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। तो ये तो हुए उसके यूजेस और इफेक्ट्स। फिर से एक बार दोहराएंगे। इफेक्ट, यूजेस तो उसके दो ही हैं, उसे सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करेंगे हम, या फिर प्रोपेलेंट के तौर पर यूज़ करेंगे हम एरोसोल्स में, और ये बाकी उसके इफेक्ट्स हैं। अब दूसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, पॉलीहैलोजन कंपाउंड, दूसरा वाला जो है वो है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म, उसका IUPAC नाम क्या होगा क्लोरोफॉर्म का? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो मैंने लिखा है वहाँ पे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। अब इसकी प्रॉपर्टीज ये भी कैसा होता है? कलरलेस गैस। मोस्ट ऑफ द पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, उनका जो स्मेल होता है वो पिकुलर स्वीट होता है, तो मिठाई जैसी खुशबू उनकी होती है। अब उसका यूज़ क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? तो एंशिएंट टाइम में क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता था कि ऑपरेशन के दौरान, जिसे हम बोलते हैं कि पेशेंट को जब एनेस्थीसिया दिया जाता था तो उस टाइम पे क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता था। अब बेटर ऑप्शंस आजकल के ज़माने में हमें मिलते हैं तो क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन एंशिएंट टाइम पे, पहले वाले दौर में उसे एज ए एनेस्थेटिक उसे यूज़ किया जाता था। अब दूसरा वाला उसका इस्तेमाल, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अ क्लोरोफ्लोरोमीथेन। अब ये क्लोरोफ्लोरोमीथेन होता क्या है? ये रेफ्रिजरेंट होता है और उसका कोड नेम है R22। तो R22 आप ध्यान में रखोगे। R22 ये कोड नेम है, वो रेफ्रिजरेंट है, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोमीथेन।
मीथेन। अब रेफ्रिजरेंट क्या काम करता है हम सबको पता है कि उसे फ्रिज में या एयर कंडीशंस में उन्हें यूज़ किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट काम क्या करते हैं, वो गैसेस होते हैं, हीट साइकिल में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वो गैसेस क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, वन एरिया से वो हीट एब्सॉर्ब करते हैं और दूसरी एरिया से उसे बाहर निकालने का काम करते हैं, रिमूव करते हैं उस हीट को। दूसरा उसका इस्तेमाल जो सॉल्वेंट के तौर पर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट्स, गम्स एंड रेजिन्स। ये जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है हमारे, गम्स या फिर रेजिन्स। रेजिन क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि रबर ट्री से वगैरह हम उसे निकालते हैं, वो रेजिन्स गम के जैसा ही वो सब्सटेंस होता है। दूसरा वाला, अब ये जो क्लोरोफॉर्म है ये इसका तो स्ट्रक्चर है ऐसा CH3, तो ये अगर ब्रेक होगा तो ये हमें देगा CCl2। अब ये CCl2 क्या है, क्लोरीन कितने एटम है इसमें, क्लोरीन के हैं 2 एटम, तो ये तो हुआ डाइक्लोरोकार्बिन। CCl2 क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कैसा है, देखो कि ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है अगर हम इसे किसी भी अल्कीन के साथ रिएक्ट करें, ये अल्कीन हुआ मेरा, और ये हम यहाँ पे लेते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, जिसके अंदर कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बाद, तो ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे और हमें मिलेगा ये साइक्लोप्रोपेन की रिंग वो बनाता है। तो एक बहुत बड़ा इंटरमीडिएट, बहुत महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये तो हुए उसके यूजेस। सॉल्वेंट के तौर पर हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे उसे, तो एक्सट्रैक्ट द नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक फैट्स, गम्स एंड रेजिन्स। क्लोरोफ्लोरोमीथेन बनाने में उसे इस्तेमाल करेंगे जो कि रेफ्रिजरेंट है, कोड नेम उसका R22 है, और सोर्स इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। अब उसके इफेक्ट, अगर हम उसे इनहेल करते हैं, इनहेल करना मतलब सांस के जरिए उसे अगर हम बॉडी के अंदर लेते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर थोड़ी देर के लिए उसे इनहेल करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें डिजीनेस या फटीग, थकावट महसूस होगी। अगर लॉन्ग उसका इनहेलेशन हो, अगर ज़्यादा पैमाने पे हम उसे बॉडी के अंदर सांस के जरिए लें तो वो अफेक्ट करेगा डायरेक्टली हमारे लीवर को, वो अफेक्ट करेगा। और अगर क्लोरोफॉर्म को डायरेक्टली वो कांटेक्ट में आ जाए, हवा के कांटेक्ट में या फिर लाइट के कांटेक्ट में वो आ जाए डायरेक्टली, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद COCl2 होता है, ये उसका स्ट्रक्चर है, देखिए COCl2 का। अब ये COCl2 क्या है, इसका नाम क्या है, फॉस्जीन, और ये हाईली पॉइजनस गैस है फॉस्जीन। तो इसी वजह से यही एक महत्वपूर्ण वजह है, यही एक रीज़न है कि उसे एनेस्थेटिक, एज ए एनेस्थेटिक हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते नाउ अ डेज। अब वर्तमान काल में उसे एनेस्थेटिक के तौर पे हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अगर वो लाइट या एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन बनाएगा, और फॉस्जीन कैसा है, पॉइजनस गैस है। तो इसीलिए अब बेटर ऑप्शंस तो हमारे पास आ गए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में, तो क्लोरोफॉर्म को नहीं इस्तेमाल करते। और उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे स्टोर करेंगे डार्क अंबर कलर के बॉटल में। जैसे डार्क कलर की कोई भी बॉटल हो, उसके अंदर अगर उसे स्टोर किया जाए तो लाइट का डायरेक्ट कांटेक्ट उसके साथ नहीं आएगा, तो ऑक्सीडेशन को वो प्रिवेंट करेगा। तो इसी वजह से उसे डार्क कलर के बॉटल में स्टोर किया जाता है। तो ये तो हुए हमारे 2 कंपाउंड्स। पहले तो हमने पढ़ा था डाइक्लोरोमीथेन, जिसे मिथिलीन डाइक्लोराइड भी कहा जाता है। दूसरा हुआ हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए एक कार्बन, एक क्लोरीन खाली हमने बढ़ाया, अभी एक और क्लोरीन बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा हमारा तीसरा वाला कंपाउंड, CCl4। अब ये CCl4 का कॉमन नेम क्या है, मिथिलीन टेट्राक्लोराइड। इट इज अ मिथिलीन टेट्राक्लोराइड, या फिर IUPAC नेम इसको हम बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। आइए अब जानते हैं इसके कुछ यूजेस और इफेक्ट्स। अब यूजेस ये तो हुआ कलरलेस लिक्विड। अगेन ये भी कैसा लिक्विड है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। इसका भी स्मेल स्वीट ही होता है, इट इज ऑल्सो हैविंग अ स्वीट स्मेल। ओके, और अब इसके यूजेस हम देखेंगे। यूजेस क्या होता है, इसे भी हम
ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण उसका यूज है, इस्तेमाल है, इट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ क्लोरीन, सोर्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन तो हमें पता है, क्लोरीन के एक्शन हम सबको पता है। क्लोरीन क्या होता है? वो क्लीनिंग एजेंट होता है और ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो जो कि ये सोर्स बनेगा क्लोरीन का, ये सोर्स बनेगा क्लोरीन का, तो इसे हम एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अब इसका इफेक्ट हम देखेंगे। ओके, अब इस पे इफेक्ट क्या हो गए? इट इज हाईली टॉक्सिक टू लीवर। अगर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए, इनहेल करें हम इसे, तो लीवर को डैमेज करेगा डायरेक्टली। देन इट डिप्रेस, इट कॉजेस अ डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्टली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डिप्रेस कर सकता है। ये तीसरा वाला इफेक्ट इसका कार्सिनोजेनिक है। इट इज अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। तो ये अगर बार बार हम इसके अगर कांटेक्ट में आ जाए तो कैंसर हमें होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और लास्ट वाला, ये एक इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो एमसीक्यू के तौर पे ऐसे क्वेश्चंस बन जाता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। कलरलेस लिक्विड है, स्वीट स्मेल है, सॉल्वेंट के तौर पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लोरीन। इट इज़ यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट। तो क्लोरीन का सोर्स है तो क्लीनिंग एजेंट तो बनना ही है उसे। इफेक्ट इसके क्या बनेंगे? इफेक्ट क्या बनेंगे? इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। इट्स अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन डिप्रेसेस आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। और ये अगर इनहेल करें हम इसे तो ये अफेक्ट करेगा हमारे लीवर को। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर लीवर। तो ये तो हुआ हमारा थर्ड कंपाउंड, जिसे वो कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। अब फोर्थ वाला कंपाउंड हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। अब ये आयोडोफॉर्म देखते हैं कैसा है। अब क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो जैसा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैसा है, बस यहाँ पे आयोडीन आएगा। सो क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3, आयोडोफॉर्म होता है CHI3। अब ये क्या होगा? ये आयोडोफॉर्म तो इसका कॉमन नेम हुआ, IUPAC नेम ट्राई आयोडो मीथेन। इसका IUPAC नेम क्या है? ट्राई आयोडो मीथेन। अब ये क्या है? ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयोडोफॉर्म जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका जो कलर होता है येलो होता है, येलो क्रिस्टलाइन। इट इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, हैविंग डिसएग्रीबल स्मेल। अब देखिए बाकी सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो स्वीट स्मेल वाले हैं, उसका स्मेल हम ले सकते हैं। लेकिन आयोडोफॉर्म जो है, हमने कभी भी डेटॉल सूंघा होगा तो डेटॉल का स्मेल तो डिसएग्रीबल होता है। मतलब उतनी उसकी जो स्मेल है उतनी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या फिर हमें पसंद नहीं आती, तो इसे बोलते हैं हम डिसएग्रीबल स्मेल। ठीक है, अब इसके यूजेस देखिए। यूजेस ये ज़्यादा तौर पर मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। अब ये मेडिसिन में कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? एज ए हीलिंग एजेंट। इज यूज एज ए हीलिंग एजेंट, या फिर फॉर द ड्रेसिंग ऑफ, हमें तो पता है ये ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। तो घाव को अगर मलहम पट्टी लगाए, मरहम लगाने के लिए आयोडोफॉर्म को यूज किया जाता है। अब दूसरा वाला, इट इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इसे यूज किया जाता है, बट इट इज यूज्ड इन अ लिमिटेड प्रोपोर्शन। हाउएवर इट्स यूज इज ए लिमिटेड, बहुत कम तौर पे इसे कम पैमाने पे यूज किया जाता है। अब इसके इफेक्ट हम थोड़े देखेंगे। तो यूजेस तो बहुत आसान यूजेस है। देखिए यहाँ पे येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये,
उसके बाद डिसएग्रीबल उसकी स्मेल है, एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में, फॉर हीलिंग वुंड्स, हीलिंग एजेंट, एज ए हीलिंग एजेंट उपचार के हेतु उसे इस्तेमाल किया जाता है, और फॉर द ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। अगर हम इसके इफेक्ट्स देखें तब हमें पता चलेगा कि इसे लिमिटेडली क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इफेक्ट है, इसके इफेक्ट क्या है, इट कॉजेज द इरिटेशन ऑफ स्किन एंड आईज। तो इस वजह से लिमिटेड तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जलन होती है स्किन की या फिर आंखों की जलन होती है इसके इस्तेमाल के बाद। रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी करता है ये, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती है, रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी होगा। इट कॉजेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इसके इस्तेमाल के बाद। एंड फाइनली वो तो बाकी के सारे तो है, इट कॉजेस डिजीनेस, नॉसिया, थकावट आना, जिसे हम बोलते हैं फटीग। तो ये प्रॉब्लम तो इसके साथ होगी, इस वजह से लिमिटेड तौर पे इसे मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा चौथा वाला एजेंट जिसे हम बोलेंगे चौथी वाली पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड जो कि है आयोडोफॉर्म। अब पांचवा पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड हम देखेंगे फ्रियॉन्स, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड फ्रियॉन्स। उसका इस्तेमाल तो किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, लेकिन उसके एनवायरमेंटल जो इफेक्ट्स है वो बहुत ही मतलब एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो एडवर्स है, तो एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा पैमाने पे अफेक्ट करते हैं। तो फ्रियॉन्स को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। फिफ्थ वाले हमारे पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड फ्रियॉन्स। अब ये फ्रियॉन्स होते क्या है एक्चुअली, तो फ्रियॉन होते हैं हमारे CFCs। अब CFCs का मतलब क्या है, क्लोरो फ्लोरो फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। These are the organic compounds containing chlorine and fluorine in its molecules. तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, उसे एज अ रेफ्रिजरेंट, इनको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है फ्रिज में एंड एसी में, मतलब एयर कंडीशंस में। तो ये फ्रिज और एसी में एयर रेफ्रिजरेंट के तौर पे कैसे काम करते हैं, तो हीट साइकिल में वो हिस्सा लेते हैं, वो गैसेस होते हैं, हीट को निकालते हैं एक जगह से और दूसरी जगह से उसे रिमूव करते हैं, तो हीट का ट्रांसफर करते हैं ये, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पे डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। उसके बाद आता है हमारा क्लोरो फ्लोरो मीथेन, और तीसरा वाला ट्राइक्लोरो फ्लोरो, सो ट्राइक्लोरो फ्लोरो मीथेन। अब इसके कोड नेम से देखिए, ये तो क्लोरो डाइक्लोरो है, ये क्लोरो डाइक्लोरो मीथेन। अब इसके कोड नेम्स लिए देखिए, डाइफ्लोरो मीथेन को बोला जाता है फ्रियॉन, ये ध्यान में रखिए आप। डाइफ्लोरो मीथेन को क्या बोला जाता है, फ्रियॉन 12, इसे बोला जाता है फ्रियॉन 12। अब ये क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन जो है वो होता है R22 और ये होता है R11। तो इसके कोड नेम से ये रेफ्रिजरेंट है। तो डाइफ्लोरो मीथेन को आप क्या बोलोगे, फ्रियॉन 12 इसका कोड नेम। क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन को आप क्या बोलोगे, R22, और ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन को हम बोलेंगे R11, ठीक है। तो ये तो वह इसके रेफ्रिजरेंट के तौर पे इन्हें यूज किया जाता है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं देखिए, तो दीज आर द गैसेस विच आल्सो यूज एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। तो रेफ्रिजरेंट के तौर पे तो इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हें एज अ प्रोपेलेंट भी यूज किया जाता है, कि जब भी अभी हमने पढ़ा कि एरोसोल्स में प्रोपेलेंट क्या काम करते हैं, कि वो स्प्रे की तरह काम करते हैं, तो उसे प्रोपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा वाला, इन्हें ब्लोइंग एजेंट्स
दे आर यूज्ड एज ए ब्लोइंग एजेंट्स इन फोम्स। तो फोम्स जो होता है वो झाग, तो झाग की डेंसिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए जो एजेंट्स यूज किया जाता है उसे उन्हें बोलते हैं हम ब्लोइंग एजेंट्स। ठीक है, तो शेविंग फोम है, तो शेविंग फोम का स्ट्रक्चर या फिर उसकी डेंसिटी जो एजेंट मेंटेन करता है तो उसे बोलते हैं हम ब्लोइंग एजेंट। तो ब्लोइंग एजेंट के तौर पे भी CFCs को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट हम अगर देखें तो एडवर्स इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं हमारी बॉडी को या फिर एनवायरनमेंट को। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये तो उसका पहला। अब ये डिप्लेट कैसे करेगा ओजोन लेयर को? देखिए ये तो हमारा CFC, तो CHFCl2, ठीक है। तो ये अगर अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आएगा, जो कि सनलाइट से आती है अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इसमें से। तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? CHFCl बचेगा और हाईली रिएक्टिव क्लोरीन जनरेट हो जाएगा। अब ये क्लोरीन जो है ये जब ओजोन के कांटेक्ट में आ जाता है क्लोरीन, तो वो ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, उसमें ऑक्सीजन बनता है और ClO बनता है। अब ये फाइनली ClO जब अनदर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो हमें बनेगा ऑक्सीजन गैस एंड Cl2। तो इस तरह से वो ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम एक क्लोरीन का एटम लें, एक क्लोरीन का एटम, तो नियरली 1 क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कितना तेज इसका इफेक्ट है। एक क्लोरीन एटम अगर हम लें तो वो डिस्ट्रॉय करता है 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हार्मफुल है CFCs को इस्तेमाल करना रेफ्रिजरेटर्स में। ठीक है, दूसरे वाले अगर ये कांटेक्ट में आ जाते हैं CFCs हमारे, अगर हम इसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो ये क्या करता है? इट कॉजेस अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस हमारे, हम शुद्ध खोज बैठते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो डैमेज कर सकता है अगर हम उसे सांस के जरिए अंदर लें। तो ये तो हुए हमारे CFCs, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स है। उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि CFCs कौन से। तो हम एक रिवीजन के तौर पे इसे लेते हैं। CFCs क्या होते हैं? तो प्रियॉन्स उसे बोला जाता है। ये कौन से प्रियॉन्स हैं? ये क्लोरो फ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन जो कि प्रियॉन है 12, क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो कि R22 के नाम से जाना जाता है, देन ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो कि R11 के नाम से जाना जाता है। उन्हें एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोपेलेंट के तौर पे भी उसे एरोसोल स्प्रे में यूज किया जाता है। एरोसोल स्प्रे कहाँ पे हम यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट में यूज कर सकते हैं। अब तीसरा वाला उसका इस्तेमाल क्या हमने देखा कि ब्लोइंग एजेंट्स, एज ए ब्लोइंग एजेंट्स उसे इस्तेमाल किया जाता है फोम्स में, शेविंग क्रीम्स में। ठीक है, और इसके इफेक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। और उसका इनहेलेशन अगर लार्ज स्केल पे हम करें और लॉन्गर पीरियड हम उसे इनहेल करें सांस के जरिए अगर अंदर ले, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वो डैमेज करेगा। ठीक है, अब फाइनल वाला हमारा देखेंगे पॉलीहैलोजन कंपाउंड DDT, जो कि इन दिनों बैन तो है DDT, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता DDT। आपने कभी ऐड, पुराने ज़माने की ऐड अगर देखी हो तो उसमें हम DDT का नाम सुनते हैं, DDT। ठीक है, अब ये DDT का फुल फॉर्म क्या देखिए? पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोमीथेन। ये तो हुआ DDT का हमारा फुल फॉर्म। ओके, अब स्ट्रक्चर
ज़्यादातर एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है डीडीटी का। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देखिए पैरा पैरा, तो पैरा पोजीशन और फिनिल की रिंग है, तो फिनिल की रिंग तो हमें यहाँ पे 2 लानी है। देखिए अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पेरेंट नेम पे जाएंगे, तो इजीएस्ट वे होगा यहाँ पे। तो पेरेंट नेम क्या है यहाँ पे, इथेन, तो इथेन पे के कार्बन कितने होते हैं, 2, ठीक है। अब ट्राइक्लोरोइथेन है यहाँ पे, तो 3 क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3, तो ये भी यहाँ पे नाम हो गया हमारा ट्राइक्लोरोइथेन, आसान सा। उसके बाद डाइथिलीन। अब फिनिल कहाँ पे लगाएंगे हम, इसकी तो वैलेंसी 4 हो गई, अब 2 फिनिल लगाने, तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, ये एक फिनिल यहाँ पे हो गया, ये तो है हमारी फिनिल रिंग। अब दूसरी फिनिल रिंग यहाँ पे आएगी, तो ये तो दूसरी हो गई, आ गई दूसरी। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 वैलेंसीज कंप्लीट हुई, एक तो बची, तो वो हो गया हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, पैरा पैरा डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन लगाने हैं, किस पोजीशन पे, पैरा। तो ये अगर हम और ये पोजीशन पकड़े सब्स्टिट्यूएंट की, तो पैरा पोजीशन ये होगी हमारी क्लोरीन, और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन होगी। तो आसान सा स्ट्रक्चर है डीडीटी का, ये इस तरह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पैरा डीडीटी का स्ट्रक्चर निकालें, तो इस तरीके से आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड, तो इसे इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज किया जाता था, ठीक है। अब ये हाईली पॉइजनस इंसेक्टिसाइड है, इट इज यूज्ड टू किल द हाउस फ्लाइज, और मॉस्किटोज को किल करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ये ध्यान में रखिए इसका इस्तेमाल, इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड। तो जो कि ये हाईली पॉइजनस है, तो फिलहाल तो ये बैन है। क्यों बैन है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता नेचर में से, तो ये सॉइल में या फिर प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में इसके डिपॉजिट जैसे के तैसे बचे जाते हैं कि रखे जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी पे भी अफेक्ट करेगा, उसके बाद ये शिकीनेस क्रिएट करेगा, या फिर हम उसे बोलते हैं ट्रिमर्स, जो कि धक्के हो जाते हैं सॉइल्स में, हम उसे भूकंप बोलते हैं, ठीक है। तो ये शिकीनेस क्रिएट करेगा क्योंकि इसके डिपॉजिट्स जो है वो सॉइल में एज इट इज रहते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता फॉर द लॉन्ग टाइम। तो इस वजह से और हाईली पॉइजनस होने की वजह से इसे बैन है, फिलहाल तो इन दिनों ये बैन है। तो आप इसका स्ट्रक्चर और इसका इस्तेमाल एज ए इंसेक्टिसाइड हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये तो हुए हमारे यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है।